नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल पर आपका अपना जाना पहचाना प्रोग्राम वागधारा लेकर आज हम हाजिर हैं एक बार फिर। और आज एक खास पेशकश मेरी कलम से में आज हम आपका तारुफ करवाएंगे हिमाचल प्रदेश की ही खास जानी मानी हस्ती डॉक्टर देवकन्या ठाकुर से, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक उभरती हुई लेखिका हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं और भी बहुत सारी खूबियाँ उनमें हैं। कौन सी खूबियाँ हैं जानेंगे इस प्रोग्राम में आज उन्हीं की ज़ुबानी। और ख़ास तौर पर डॉक्टर देवकन्या ठाकुर जो हैं वो चर्चा में बनी हुई हैं अपनी रिसेंट बुक को लेकर के, जो है मोहरा और मलाना क्रीम। क्या है इन बुक्स में और आखिरकार क्यों वो इतनी पसंद की जा रही है, या डॉक्टर देवकन्या ठाकुर को और ज़्यादा करीब से जानेंगे आज इस प्रोग्राम में। तो चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर देवकन्या ठाकुर से। देवकन्या जी, आपका हम स्वागत करते हैं इस स्टूडियो में। नमस्कार भानु जी, धन्यवाद। तो देवकन्या जी, आप रिसेंटली ख़ास तौर पर जो चर्चा में आई हुई हैं वो हैं अपनी बुक्स को लेकर के। तो एज एन राइटर आपकी जर्नी की अगर हम बात करें तो वो कैसे स्टार्ट हुई है? हाँ जी भानु जी, मुझे लगता है कि जब हम लिखते हैं तो हम विधा का चयन खुद नहीं करते हैं, लेखन हमें खुद चयन करता है हमारा। शुरू मैंने कविताओं से किया था, लेकिन मुझे लगता है कि जो लेखन में जो एक परिपक्वता आती है, बहुत पहले से कॉलेज के समय से ही मैं लिखती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि जब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और मेरा लेखन पूरा परिपक्व हो, तभी मैं प्रकाशन के बारे में सोचूंगी, पुस्तक प्रकाशन के बारे में। और सही समय पर मुझे लगता है पुस्तक प्रकाशित हुई है और मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले लोगों से। कविता मुझे लगता है कि बहुत ही व्यक्तिगत भावनाएं जब हम अपनी प्रस्तुत करते हैं तो कविता के ज़रिए करते हैं। जब मुझे विस्तार चाहिए था अपने लेखन में तो मैंने कहानी की तरफ रुख किया, और जब कहानी में मुझे लगा कि अब मैं कुछ इससे आगे और विस्तार चाहती हूँ अपने लेखन के लिए, तो मैंने मलाना क्रीम जो एक उपन्यास है उसकी तरफ रुख किया। तो आपके समक्ष मेरी 3 पुस्तकें हैं। कविताएं लिखती रही हूँ, प्रकाशित होती रही हैं देश भर की पत्रिकाओं में, लेकिन कविता की पुस्तक नहीं आई, लेकिन कहानी, रिसर्च बुक और उपन्यास मेरे प्रकाशित हुए हैं। हम इनके बारे में बात करेंगे हम जल्दी, लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो लोग अभी डॉक्टर देवकन्या ठाकुर को नहीं जानते हैं उनके लिए देवकन्या जी क्या हैं? मुझे लगता है कि ये तो पाठक डिसाइड करेंगे। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे लेखन से जानें। अगर आप मेरी पुस्तक पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुझे रिव्यूज़ मिलते हैं, मैं उन लोगों को नहीं जानती, क्योंकि आजकल तो पुस्तकें, पहले होता था ना बुक फेयर हो रहे हैं, कोरोना की वजह से आजकल वो भी नहीं हो रहे हैं, या फिर कहीं बुक शॉप पर आपकी पुस्तक मिल रही है। लेकिन आजकल ऑनलाइन होने की वजह से ऐसा है कि आपकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बुक उपलब्ध है, चाहे अमेज़ॉन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो बहुत सारे ऐसे पाठक मुझे मिले जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, जिनके पास मेरी पुस्तक पहुंची और अच्छे रिव्यूज़ आए। तो मुझे लगता है एक पाठक के तौर पर मेरी पाठक ने जो मुझे एक लेखक के रूप में एक्सेप्ट किया है, अच्छा लगा, और इससे आपको प्रेरणा तो मिलती ही है। तो मैं चाहूँगी लोग इसी तरह जानें। अच्छा, राइटिंग के लिए आपने जैसे बात की कि आपने कविताएं कॉलेज टाइम से ही लिखना शुरू की थी, तो जाहिर है पढ़ी भी होंगी पहले। तो अगर मैं आपके फेवरेट राइटर्स की बात करती हूँ जी, तो उनमें किन राइटर्स के नाम शामिल होंगे? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं हिमाचल की बात करूँगी। मुझे अपनी लेखनी में जो मुझे ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा प्रभाव मुझे SR हरनोट जी का, अपने आप को भी जब मैं एनालाइज करती हूँ उनका दिखता है। और मुझे निर्मल वर्मा जी मेरे प्रिय लेखक हैं, अमृता प्रीतम जी हैं। और अगर मैं अपने समसामयिक लेखकों की बात करूँ, अभी जो मेरे आसपास लिख रहे हैं, मुझे प्रियंका वैद्य बहुत पसंद है, दीप्ति सारस्वत, उमा नेदेक और दिनेश शर्मा जी, और इसके अलावा सत्यनारायण स्नेही जी। मैं कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास सब पढ़ती हूँ। तो क्योंकि हम एक पहाड़ी पृष्ठभूमि से आते हैं तो हमारे चैलेंजेस, हमारी चुनौतियाँ एक लेखक के तौर पर, एक पाठक के तौर पर अलग तरह की होती है। तो हम कहते हैं ना, एक राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी मैंने विदेश के लेखकों को भी बहुत पढ़ा है। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं तो उतना ही निखार लेखन में आता ही है। तो ये सब
सब मेरे प्रिय लेखक हैं और आई एम ऑलवेज़ एक्सेप्टेबल कि मुझे कोई भी पुस्तक मिलती है पढ़ने के लिए, चाहे वो अननोन राइटर भी है, क्योंकि आप कई बार आपको ऐसे लगता है कि कुछ लेखक, हाल ही मैंने जूठन पुस्तक के बारे में आपने भी सुना होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो इस तरह के लेखक कई बार आपको कोइंसिडेंटली भी मिल जाते हैं जिन्हें आपने पढ़ा नहीं होता है, लेकिन समय के साथ जब आपकी समझ बढ़ती है, लेखन में निखार आता जाता है, तो आप उनको समझ पाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी बात करते हैं आपकी बुक के बारे में, मोहरा के बारे में। तो आपकी इस बुक में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, और इतनी सारी स्टोरीज़ में से सिर्फ आपने बुक का टाइटल मोहरा ही क्यों चुना है? जी भानु जी, बहुत अच्छा सवाल है। इस मोहरा संकलन में कुल 10 कहानियाँ हैं। मोहरा, अगर आप इसका कवर पेज देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे शिमला के ही एक कॉलेज में पढ़ाते हैं प्रोफेसर, जब मैंने उनसे डिस्कस किया था अपने कवर पेज के बारे में कि मेरी कहानी ये है, तो हमने पूरा डिस्कशन थॉट प्रोसेस के बाद जब वो कवर बनाया तो उसमें एक आधा मोहरा है और आधा फेस है, जो आर्टिज़न होते हैं हमारे। तो इस पुस्तक का नाम रखने का मकसद मेरा ये भी था कि मोहरा जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में, जैसा आप जानती ही हैं कि मोहरा देव परंपराओं में जो हमारे देवी देवता होते हैं, जो पालकी होती है, वो ये मोहरा है। जबकि अगर मैं राष्ट्रीय परिदृश्य में देखती हूँ, जब मैं ये बुक प्रकाशित हो रही थी, जो मेरे प्रकाशक थे, तो क्योंकि मोहरा तो लोग चेस से या उसे शतरंज के खेल से जोड़ते हैं ना, लेकिन मैं चाहती थी कि क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि उस तरह की है और इसमें जो कहानियाँ हैं वो एक पहाड़ी पृष्ठभूमि से है, सभी की सभी कहानियाँ। तो मुझे लगता था जो ये मोहरा, जो ये कहानी है, ये पूरी तरह से अपने हिमाचल को, अपने जो एक कहते हैं ना शीर्षक, ऐसा होना चाहिए जो पूरी पुस्तक को रिफ्लेक्ट करे, उसके बारे में बताए, बयां करे। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा मोहरा। और ये मोहरा कहानी है भी इसी तरह की कि हमारे समाज में, हिमाचल में जो आर्टिज़न है, जो देव परंपराओं से जुड़े हैं, किस तरह की विधियाँ इसमें उनका अनुसरण किया जाता है। जब मोहरा को एक देवता का रूप दिया जाता है, तो एक पिता और पुत्र की कहानी है, किन किन प्रथाओं से गुजरते हैं, अंत में कहानी में क्या होता है। और इसमें जाति विमर्श भी है और समाज के विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता था चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है जो ये कहानी पढ़ेंगे कि हमारी परंपराओं और संस्कृति के बारे में भी जान पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि कोई भी राइटर जब एक पृष्ठभूमि को एक अपना डिसाइड करता है कि मैंने ये पॉइंट निकाल के लेके आने हैं, लोगों के सामने रखने हैं, उसका एक मोटिव होता है। तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपका मेन मोटिव ये रहा है कि अपनी पृष्ठभूमि को, अपने रीति रिवाजों को लोगों के सामने ला के रखना, उसको एनालाइज करना कि कितना वो सही है और कितना नहीं है, लोग उसको पढ़ के या जान के, जो उसके बारे में नहीं जानते हैं, वो डिसाइड कर पाएँ। तो देवकन्या जी, आपकी जो स्टोरीज़ हैं मैक्सिमम वो महिलाओं की किसी ना किसी समस्या पर आधारित हैं। तो इसके पीछे की सोच क्या है? भानु जी देखिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि स्वानुभव होते हैं जीवन में। एक महिला के तौर पे हम भी कई तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं और लेखक वैसे भी संवेदनशील होते हैं। तो कई बार ऐसी घुटन होती है कि आप कुछ कहना चाहें, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कुछ गुजरा नहीं होता है, लेकिन हमारे ही तरह कई स्त्रियाँ, कई महिलाएँ हैं, कई लड़कियाँ हैं जो उन परिस्थितियों से गुजर रही हैं। तो जब ये स्वानुभव और परानुभव जब मिल जाते हैं तो हमारे जीवनानुभव बन जाते हैं। जब हम अपने जीवनानुभव को अपने कलम के माध्यम से, एक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उस विषय के साथ पूरी तरह से उसके साथ पूरा न्याय करूं। अब आपने जैसे कहा कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फेमिनिस्टिक मुद्दों पर या महिला विमर्श के मुद्दों पर ही लिखती हूँ। मैं आगे इस बारे में बात करूँगी कार्यक्रम में। अभी जैसे क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इस संकलन में 2 महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। एक तो रिवाज़े आम कहानी है और एक बराहटूधार कहानी है। बराहटूधार कुल्लू की पृष्ठभूमि पर बनी लिखी गई कहानी है, और जो रिवाज़े आम है वो हमारे किन्नौर और लाहौल स्पीति की जो महिलाएं हैं उनके बैकड्रॉप पर बुनी हुई कहानी है। अगर मैं जब ये कहानी मेरे कैसे मन में आई और कैसे, मुझे लगता है कम से कम 8-10 वर्षों का समय था जब मैंने ये कहानी मतलब पूरी परिपक्व होके आई।
2011 या 12 की बात है, मैं एक रिसर्च पेपर लिख रही थी। मुझे किसी भाषा विभाग ने कहा था कि आप ट्राइबल वुमेन पर रिसर्च पेपर लिखिए। जब मैं लाइब्रेरी में गई तो मुझे बहुत सी पुस्तकें मिली उनके आर्ट एंड कल्चर पर लेके। मुझे लगा मैं अपना इसमें नया क्या कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन समवेयर आई फाउंड अ लाइन जिसमें लिखा गया था कि ट्राइबल वुमेन को जो है प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं। देन आई डिसाइडेड कि मैं इस विषय पर काम करूंगी, क्योंकि इससे पहले कोई काम नहीं हुआ था इस विषय पर। तो मेरे पास पूरा एक कैनवस था कि मैं किस तरह से पूरे शब्द चित्र बनाती। लेकिन रिसर्च में आपकी बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो आप डायरेक्टली अपने पाठकों से कह नहीं पाते। अगर आपने लिख भी दिया, वो किसी पत्रिका में प्रकाशित हो गया, आपने कहीं प्रेजेंट किया अपना पेपर और बात हो गई। उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई इसी विषय को लेकर। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं कह नहीं पाई, जो मुझे फिक्शन के माध्यम से कहनी चाहिए थी। फिर मैंने एक कहानी लिखी, रिवाज़े-आम। ठीक है। इसी दौरान मैंने एक कविता भी लिखी, बहुत लंबी कविता है, मैं एक कवितांश सुनाना चाहूँगी आपको, मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। पहाड़ की औरत है कविता का नाम, जो रिवाज़े-आम और नो वुमेन्स लैंड इसके आसपास ही जुड़ी हुई है। ठीक है। कविता का नाम है पहाड़ की औरत। भिक्षुणी नहीं हूँ मैं और ना ही हूँ मैं स्वामिनी, मैं तो हूँ मरुभूमि की श्वेत बर्फ का स्वाधीन जल। सतलुज, रावी और चिनाब की धारा के संग बह रहा है जो निरंतर सदियों से, समय के चक्र को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। बहुत खूब। अभी भी एक अध्याय बाकी है। तपस्यारत हिमालय श्रृंग पर लहलहाता दरचोग मात्र मंत्रोच्चार नहीं है बुद्ध का, ये तो झंडा है इनकलाब का, बौद्ध भिक्षुणी का, जो दे रही है दस्तक मठ के संकरे दरवाजे पर, सदियों से समय के चक्र को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। अंतिम कवितांश सुनाना चाहूंगी मैं जी। मैं नहीं हूं केवल एक पद चिन्ह, मैं नहीं हूं केवल एक पद चिन्ह जो मिट जाते हैं बर्फ और हवा के झोंके से। संपूर्ण सभ्यता की सृजक हूं मैं, पोषक हूं मैं, मुक्ति नहीं चाहती हूं मैं, चाहती हूं अपने हिस्से की जमीन इस मरुभूमि में, क्योंकि भिक्षुणी नहीं हूं मैं और ना ही हूं मैं स्वामिनी, मैं हूं पहाड़ की औरत। बहुत खूब। तभी हमने कहा कि महिलाओं की सशक्त आवाज़ हम डॉक्टर देवकन्या ठाकुर को कह सकते हैं। और अभी अगर मैं बात करूं आपकी हॉबीज़ की, जी, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? भानु जी, हॉबीज़ मुझे लगता है कि जब से होश संभाला है, अपने आसपास का माहौल देख के, क्योंकि लेखन पढ़ना शुरू से रहा है और गीत संगीत सुनना, कविताएं लिखना, और मुझे लगता है कि लेखन के लिए बहुत ज़रूरी जैसा कि होता है कि आपको घूमना, लोगों के बीच में जाना, अपनी संस्कृति के बारे में गहरे तक जानना, बुज़ुर्गों से बातें करना। तो समय के साथ ये अगर हॉबी है तो मुझे लगता है कि ये आपको कहीं ना कहीं आपके लेखन में भी सहायता करती हैं। तो आप समझ लीजिए इसी के आसपास है। अच्छा, एक राइटर के लिए ऐसे कौन से वो पॉइंट्स हैं जो उसको अपने माइंड में हमेशा रखना चाहिए कोई भी चीज़ लिखने से पहले, कि वो लोगों के दिल तक पहुँचे? पॉइंट्स टू रिमेंबर की अगर मैं बात करूं किसी भी राइटर के लिए फॉर इफेक्टिव राइटिंग स्किल, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी भानु जी, इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है अलग अलग विधाएं हैं। कुछ लोग ट्रैवलॉग लिखते हैं, कुछ कहानियाँ लिखते हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी तो उस भाव को महसूस करना। ऐसा नहीं है कि मैं चेयर लेके बैठी हूँ, आज मुझे एक रूटीन है कि मुझे लिखना है। कई बार मैंने पिछले 2 साल से कविताएं नहीं लिखी, और कई बार ऐसा होता था कि 2 साल तक मैं लगातार कविताएं ही लिख रही हूँ। तो ये भाव होता है, आपके मन की संवेदनशीलता होती है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विधा आपको चुनती है जब भी आप कुछ भी लिखते हैं, है ना। तो आपका पाठक जो आपको पढ़ रहा है उसे महसूस हो जाएगा कि मैंने दिल से लिखा है ना। जब हम उनको अनुभव करते हैं उन चीज़ों को, है ना, जब तक कि आप वो घुटन महसूस नहीं करते हैं। खैर, अलग अलग तरह का लेखन होता है, कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी लिखते हैं, तो वो अलग तरह का लेखन है। तो मुझे लगता है ये एक इंडिविजुअल पर, एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो क्या लिखना चाहता है और उसका लेखन किस तरह का है और आपका पाठक वर्ग कैसा है। मैं ये नहीं कहती कि जो मैं लिख रही हूँ वो सभी पढ़ें। मेरे एक पाठक वर्ग अलग तरह का होगा जिसकी वो चॉइस होगी, पसंद होगा। जैसे कि मेरा अपना जो पढ़ने का, मैं ट्रैवलॉग नहीं पढ़ पाऊँगी या फिर मैं कोई मनोरंजन वाली स्टोरी नहीं पढ़ पाऊँगी, उसमें भी मैं कुछ ना कुछ ढूंढूंगी कि हमारे समाज से, यथार्थ से जुड़ा हुआ क्या है ना। तो मुझे लगता है कि ये लेखक को ये चीज़ें अपने आप से ही आएंगी।
उसका चयन उसकी विधा खुद करेगी। बहुत खूब। अच्छा, देवकन्या जी, अभी मलाना क्रीम की बात करते हैं, वो किस बारे में है? वो एक नोवेल है आपका ना? जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। मलाना क्रीम की बात करें, क्योंकि मैं कुल्लू से संबंध रखती हूँ, तो हमने बचपन से अपने आसपास इस तरह का माहौल देखा है। और अगर मैं बात करूँ, मैंने कुछ साल पहले एक फ़िल्म की थी, वो थी बिहाइंड द बार्स। और उससे पहले जब कुछ इश्यूज़ को लेकर, जैसे मैंने ड्रग्स को लेकर रीहैब में कुछ काम किया था, तो बीच में ऐसे लोगों से मिलना हुआ जो मुझे लगा था कि दे आर वेरी गुड प्रोटैगनिस्ट फॉर माई स्टोरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया और हमने लिख लिया है, कि मुझे लगता है सालों की जर्नी होती है, बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे मन में जो अनुभव हम अर्जित करते हैं अपने समाज से, तो उस दौरान ये कहानी लिखी गई, ये जो उपन्यास है। क्योंकि कहानी में तो हम एक जीवन का एक क्षण बताते हैं ना, लेकिन जब हम एक उपन्यास लिखते हैं तो उसमें हमें पूरा जीवन बताना होता है। तो जो ये उपन्यास है, ये एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे लड़के की कहानी है जो रहता है कसोल के आसपास। और इस कहानी में जैसे पार्वती वैली है, तो मैंने पार्वती नदी को एक प्रतीक स्वरूप में लिया है, बिंब के रूप में लिया है, कि कैसे पार्वती एक पर्वत कन्या के रूप में अठखेलियाँ करती हुई पूर्वी पार्वती घाटी में घूमती है, इधर उधर विचरण करती है, और कैसे एक लड़का, एक भोला भाला सा लड़का ड्रग्स के जाल में फंस जाता है और वो बहुत बड़ा ड्रग पेडलर बनता है। और लेकिन उसके साथ जीवन में ऐसा होता है कि आगे जो उसका बेटा होता है वो ड्रग एडिक्टेड हो जाता है। और ये एक मुझे लगता है उन माता पिता को भी जिनके बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं, और ये एक मुझे आज के संदर्भ में मुझे लगता है ये बहुत समसामयिक चुनौती है हमारे समाज की, हर पेरेंट्स की, जो अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाना चाहते हैं ना, उस तरह की कहानी है। और ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, शुरू में कैसे एक बच्चा ड्रग्स के जाल में, पेडलर्स के उसमें फंस जाता है, और बाद में वो किस तरह से बाहर निकलता है रीहैब के थ्रू, और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। बाद में इस कहानी का, इस उपन्यास का अंत इस तरह से है कि वो किस तरह से अपने साथी जो ड्रग एडिक्टेड युवा थे उनको प्रेरित कर रहा है कि आप ड्रग्स छोड़ो, और उससे बाहर निकलने के लिए एक परिवार कैसे उसकी हेल्प करता है। कहीं ना कहीं वो जीवन की ओर वो बाकी लोगों को भी प्रेरणा दे रहा है कि जीवन हमें जीना है। अच्छा, एक थॉट प्रोसेस को बुक फॉर्म में लेके आने में आपको कितना टाइम लगा? बहुत समय लगा। जैसा मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं जल्दबाजी में कोई किताब निकालूं। मोहरा का पुस्तक की बात करें तो ये आज से 10 साल पहले भी आ सकती थी, क्योंकि ये कहानियाँ बहुत सारी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। और जैसे कि अगर आप हेसन कहानी की बात करें, उसे प्रसार भारतीय एनुअल अवार्ड्स में इस पर आधारित नाटक को जो है पुरस्कार मिल चुका है। उसके अलावा कई मंचों पर इस संग्रह की कहानियों पर नाटक हुए हैं। मैं चाहती थी पूरी परिपक्वता के साथ आऊँ, क्योंकि मैं स्वयं भी लेखन के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, रिव्यूज़ लिखती हूँ बुक्स के, तो मैं नहीं चाहती थी कि क्रिटिकली अगर कोई मेरी बुक पर लिखे, रिव्यू करे, तो मुझे कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़े। तो मैंने पूरा समय लिया, पूरा परिपक्व होने के लिए। अपनी कहते हैं ना, जिस तरह से खाना धीमी आंच में पकता है, ऐसे ही आपका लेखन भी समय के साथ पकता है, परिपक्व होता है। जो चीज़ें मुझे आज से 10 साल पहले जो मैंने लिखी थी, समय के साथ साथ उसमें बदलाव होता रहता है, और हम उसे रिफाइन करने की कोशिश तो करते ही हैं। अब जैसे मैं बात करूँगी विमेन एम्पावरमेंट की, आजकल हर जगह पे ये एक मुद्दा छाया रहता है, विमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी जोर दिया जाता है। आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क भी करती हैं, प्रैक्टिकली जाकर के लोगों को देखती भी हैं, तो आपकी नज़र से आज की डेट में नारी कितनी सशक्त हुई है, कितनी एम्पावर हुई है सही मायनों में? आपका क्या मानना है? जी भानु जी, मुझे लगता है जैसे मैं अपने आप को देखूँ ना, मैं एक ट्रांजिशन फेज़ में देखती हूँ। मैं अपनी मदर को देखती हूँ, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन एक ही जनरेशन में इतना गैप आ गया। देखिए, मैंने डॉक्टरेट कर लिया, तो मुझे लगता है जो एक स्त्री है ना, आपकी बात करूँ या हमारे आसपास जब हम महिलाओं को देखते हैं, मुझे लगता है हमने बहुत ज़्यादा बदलाव देखा है। हम बहुत तेज़ी से बदली हैं। बदला क्या नहीं है, हमारे आसपास का समाज।
है ना। हम बहुत तेज़ी से बदली हैं, हमारे लिए कानून बदले हैं, हमारे लिए सुविधाएं बदली हैं, हमारे लिए शिक्षा देखिए कितनी तेज़ी से प्रसार हुआ है। आज की डेट में अगर हम मास मीडिया के थ्रू देखें, है ना, जनसंचार के माध्यम इतने बढ़ गए हैं, हम घरों से बाहर निकल कर काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में जा चुकी हैं, आर्मी में जा चुकी हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ी सी कमी लगती है ना, जो हमारे साथी हैं, कहते हैं ना, जो एक सुरक्षा एक पिता को अपनी पुत्री को देनी चाहिए, पति को अपनी पत्नी को देनी चाहिए, भाई को अपनी बहन को और पुत्र को अपनी माँ को, वो सुरक्षा हमें कानून के जरिए लेनी पड़ती है ना। तो कमी कहाँ है? जो हमारे आसपास का समाज है उसे परिपक्व होने की ज़रूरत है और उन्हें अपनी सोच में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। और देखिए बराबरी की बात करें, या मुझे लगता है कि हम सब की अपनी अपनी डिफाइंड ड्यूटीज़ हैं एक औरत के तौर पर। मेरी अपने बेटे के लिए क्या है, अपनी बेटी के लिए क्या है ना, हमें अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि पहले तो इतना कुछ ऐसा समय आया था बीच में वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हम लोग बहुत आकर्षित थे, है ना। लेकिन अब क्या हुआ है कि जिससे पिछले 3-4 सालों में, या मुझे लगता है पिछले 10 सालों में जिस तरह की स्थितियां आई हैं पूरे विश्व में, तो हम लोग जो है अपनी वैल्यूज़ को, है ना, हमारे जो मूल्य हैं, चाहे वो पारिवारिक मूल्य हैं, चाहे सामाजिक मूल्य हैं, हम उन्हें महत्व देने लगे हैं। और महिलाओं को जो हम उपमाएं देते हैं ना, अलंकार देते हैं, सुलक्षणा है, देवी है, मुझे लगता है सिर्फ आप ये सोचो कि इंसान है ना, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। अच्छा, अगर मैं आपका एक मैसेज उन सभी लेडीज़ के लिए देना चाहूँ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कहानी के ज़रिए अगर एक लेखक अपने आप को जीता है, तो एक पाठक भी कहीं ना कहीं अपने अधूरे अरमानों को पूरा होते हुए देखता है कहानी के ज़रिए, उसे भी रास्ता कोई ना कोई मिलता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए, लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, भानु जी, मुझे लगता है कि जब क्योंकि मैं एक लेखक हूँ और मेरा जो कर्तव्य बनता है, जो हमारी समसामयिक चुनौतियाँ हैं, मैं उन्हें सामने लाऊं, है ना। और अदरवाइज़ जैसे अगर हम समाज में देखें ना, मैं कोई जैसे अलग अलग डिफाइंड ड्यूटीज़ हैं सबकी, जैसा आपने कहा कि आप इंस्पिरेशन मिलती है आपको कि आप कैसे आगे बढ़े, तो मैं कोशिश करती हूँ कि विकासात्मक जो कहानियाँ हैं, इस तरह के इश्यूज सामने लाऊं, तो वो निश्चय ही प्रेरित करती हैं दूसरी महिला को। जहाँ तक हम कुरीतियों की बात करते हैं, उनको भी हम अपने लेखन में लाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की कुरीतियाँ भी हमारे समाज में है। एक लेखक के तौर पर कई बार मैं अपने आप को अनाधिकारी सोचती हूँ, जब मैं ट्राइबल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करती हूँ, चाहे लामा जो हमारे छोटे भाई हैं उनको लामा बनाने वाली बात करती हूँ, तो मुझे लगता है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो वहाँ के लोग हैं, उस क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, आपकी प्रॉब्लम पर, आपकी मुश्किलों पर बड़े स्तर पर बात हो रही है, तो उन्हें भी आगे आना होगा। तो निश्चय ही मैं केवल महिलाओं की, मतलब यहाँ छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगी कि आज की लेखक जो महिलाएं लिख रही हैं, हम सिर्फ महिला मुद्दों पर ही नहीं लिख रही हैं, पर्यावरण विमर्श पर भी लिख रही हैं, है ना, हमारे आसपास जातिवाद पर भी लिख रही हैं, विज्ञान पर भी लिख रही हैं। तो एक कैनवस जो शब्द चित्र हम बना रहे हैं, वो एक सिर्फ फीमेल प्रोटेगनिस्ट तक सीमित नहीं है। तो हम अच्छा बाकी लगा हमें आपसे बात करके, और मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, जाहिर है आपकी पुस्तक भी ज़रूर पढ़ेंगे, आपकी कहानियाँ पढ़ेंगे, और कहानियों के ज़रिए, आपके राइटअप्स के ज़रिए वो आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। फिलहाल आज वागधारा कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।